फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे न्यू स्वैन मल्टीटेक के आईपीओ के ऊपर। ये एक एसएमई आईपीओ है जो 11 जनवरी को खुल रहा है। फ्रेंड्स, तो क्या है ये कंपनी, क्या है इनका बिजनेस मॉडल, की कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। पूरी की पूरी जो फंडामेंटल एनालिसिस है इस कंपनी की, यानी कि न्यू स्वैन मल्टीटेक लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर पूरी एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस कंपनी के अंदर, क्या दमखम है और क्या हमें करना चाहिए, क्या पर्टिकुलर आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी की स्थापना यानी कि इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2014 में। न्यू स्वैन मल्टीटेक लिमिटेड करती क्या है? ये है एक मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट एंड पार्ट ऑफ टू सेक्टर। दो सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर। ऑटोमोबाइल सेक्टर और एग्रीकल्चर दो सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, पार्ट्स बनाती है, जिसकी सहायता से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं और फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में ये अपने प्रोडक्ट्स कौन कौन से देते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट्स हैं वो है असेंबली इंजन हैंगर्स, हिंज बॉडी कवर्स है, फ्रंट कवर स्टे कंपोनेंट है, फ्यूल फिलर कैप कंपोनेंट्स है, मेन स्टैंड कंप्लीट असेंबल्स है, इंजन गार्ड प्लेट है, रियर ब्रेक आर्म है, असेंबल्स है, सेपरेटर ब्रेथर्स है, केबल गाइड असेंबलीज हैं और बैटरी ट्रे कंपोनेंट्स है। और इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि टू व्हीलर्स में प्रयोग होते हैं वो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दे ऑल्सो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स सच एज कूलिंग रिकवरी रिजर्वायर ब्रैकेट्स, एग्जॉस्ट टेल पाइप ब्रैकेट्स, फज ब्लॉक ब्रैकेट्स, फ्लोर पैनल ब्रैकेट्स, पैसेंजर कार एयर क्लीनर एंड इंटेल हास ब्रैकेट। ये सारे ब्रैकेट्स ये बनाते हैं। अब जहां तक फार्मिंग की बात है फ्रेंड्स, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रोटोवेटर्स। आप लोग जो गांव के एरिया में रहते होंगे वो जानते होंगे रोटोवेटर्स, सीडर्स, सुपर सीडर्स, वीडर्स, पोटैटो प्लांटर्स, पोटैटो डिगर्स, फर्टिलाइजर स्प्रेडर, जो जैसे फर्टिलाइजर स्प्रेड किया जाता है, मल्चर्स, पडलर्स, लेजर लैंड लेवलर्स, डिस्क प्लगर्स, और इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कंपनी सेल करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, एग्रीकल्चरल कंपोनेंट जो बनाती है वो है राय लुधियाना में पंजाब में। जबकि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी वो है अहमदाबाद में गुजरात के अंदर। तो कंपनी क्या कह रही है कि सितंबर 30, 2023 तक कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है 300 SKU, यानी SKU का मतलब होता है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं 300, जो कि इनके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ऑटो पार्ट्स के अंदर शामिल होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के जो कस्टमर बेस है उसमें कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो होंडा है, स्कूटर इंडिया है, MG मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और दूसरी तरफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो 200 डीलर्स के थ्रू 11 इंडियन स्टेट्स में, जो कि हैं पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, जो कृषि प्रधान प्रदेश हैं हमारे देश में, वहाँ यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इन FY23 कंपनी का जो इनकम है यानी कि सेल्स है वो 15,116 लाख रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आइए कंपनी का कुछ फाइनेंशियल यहाँ पर देख लिया जाए कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 3 वर्षों में। कंपनी के एसेट्स की बात की जाए 2021 में 11,769 लाख, फिर है ये बढ़ जाता है अगले साल 2022 में 12,348 लाख, देन एसेट्स हो जाता है 12,876। तो यहाँ एसेट्स जो है बढ़ रहे हैं लेकिन स्टेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 14,960 वाला रेवेन्यू हो जाता है 14,552 और उसके बाद 15,142 यानी कि 149 करोड़, 145 करोड़ और उसके बाद 151 करोड़, यानी रेवेन्यू में थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन यहाँ देख रहे हैं आप, ये रेवेन्यू घटा हुआ है। उसके बाद रेवेन्यू बढ़ जाता है
देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 342 लाख यानी कि 3,42,00,000, उसके बाद 363 लाख, और उसके बाद ये अचानक से बढ़ जाता है, 3 गुना हो जाता है 951 लाख, 9,91,91,00,000। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू गिरने के बाद भी यहाँ पर कंपनी ने खर्चों में मैनेजमेंट करके यहाँ प्रॉफिट दिखाया है बढ़ा के। उसके बाद नेटवर्क की बात करें तो 1626 लाख, देन 1989 लाख, देन 2981 लाख। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के पास जो रिजर्व 3 साल पहले थे 1276 लाख, वो बढ़ करके 2631 लाख हो जाते हैं। कंपनी की आज की बोरोइंग 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में है 3,915 लाख रुपए, यानी कि 39 करोड़ 15 लाख। फ्रेंड्स, आरओई की बात करें तो वो 33 है, अच्छा है। आरओसीई है 24, ये भी ठीक ठाक है। डेट इक्विटी रेशियो 1.31 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 33.27। ईपीएस की बात करें तो वो 7 का ईपीएस है, और प्री आईपीओ की बात करेंगे तो उसकी बात है, और पोस्ट आईपीओ ये हो जाता है 5 रुपये 22 पैसे। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी मल्टीपल यानी कि उसकी बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाता है 9 रुपये 32 पैसे प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ ये होगा 12 रुपये 65 पैसे। अब फ्रेंड्स, इस कंपनी से मिलती जुलती कुछ कंपनियां हैं जो कारोबार कर रही हैं, उनका देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्या है, किस वैल्यूएशन पर मिल रही है। सेंसेरा इंजीनियरिंग जो है वो उसका ईपीएस फिलहाल चल रहा है 27 रुपये का, और उसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इस समय है वो है 34 रुपये, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12 रुपये या 12%। अब यहाँ पर ये देखिए, आप इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है यहाँ, और प्राइस टू अर्निंग भी ठीक ठाक है, सस्ती है 7 रुपये, लेकिन यहाँ पे ईपीएस है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 34 के ईपीएस पे इस समय 47 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर 10% रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर है, और जेबीएम ऑटो यहाँ पर 10 का ईपीएस है, और ये 135 काफ़ी महंगी कंपनी है, और 12% का यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इस इशू से जो पैसा रेज होगा उसको क्या करना है कंपनी को, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, परचेज ऑफ सर्टेन मशीनरीज फॉर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड एट रायन, लुधियाना में जो इनकी फैक्ट्री है, जहां से कि एग्रीकल्चरल जो कंपोनेंट बनते हैं वहां के लिए कुछ इनको मशीन चाहिए। रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से, यानी कंपनी अपने काम के लिए ये पैसा प्रयोग करने वाली है। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी का ये जो इशू है ये कब खुल रहा है, 11 जनवरी को खुल रहा है और बंद हो रहा है 15 जनवरी को। इस डेट को आप याद रखें। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बाद में स्प्लिट होगा, उसके चांसेस रहेंगे। प्राइस बैंड जो है 62 to 66 रुपीज़ का है। न्यू स्वैन मल्टीटेक, इसके जो लॉट साइज है वो 2000 शेयरों के रहेंगे। और बाकी डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स, न्यू स्वैन मल्टीटेक का जो टोटल इशू साइज है वो है 33 करोड़ 11 लाख। फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, 33 करोड़ 11 लाख जो है वो कंपनी के पास जाएगा। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, और बीएसई एसएमई पर ये लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, बाकी के जो डिटेल्स हैं वो है इनिशिएशन रिफंड का 17 तारीख को होगा। अगर नहीं मिलता है और आपको अगर मिल जाता है शेयर तो 17 जनवरी को ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और लिस्टिंग होगी 18 जनवरी को इनफैक्ट इसकी लिस्टिंग होगी। फ्रेंड्स, किन किन कैटेगरी में इनको दिया जा रहा है शेयर? 50% जो है वो क्यूआईबी को दिया जा रहा है, रिटेल को यहाँ 35% दिया जा रहा है, और एनआईआई एचएनआई में 15%। एप्लीकेशन की जो मिनिमम लॉट साइज है रिटेल के लिए वो 2000 शेयरों के लिए 1,32,000 रुपये, और मैक्सिमम रिटेल के लिए 1 लॉट ही रहेगा 2000 शेयरों के लिए 1,32,000 रुपये, और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट 4000 शेयरों के लिए 2,64,000। ये आपको अमाउंट्स है। तो फ्रेंड्स, इस आईपीओ में क्या करना चाहिए? क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल में यहाँ पर बटा हुआ है। पहला है ऑटो पार्ट्स और दूसरा है एग्रीकल्चर। इन दोनों में ही कंपनी जो है कमांडेबल पोजीशन में सेल करने में सफल रही है, और होपफुली यहाँ पर अगर कंपनी अपने मार्जिन्स और साथ साथ जो है रेवेन्यू उसको करने में सफल रही तो कंपनी एक कंपोजिशन में यहाँ पर काम कर रही है। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ जो सभी को इंटरेस्ट होता है और वो होता है लिस्टिंग।
तो लिस्टिंग के ऊपर जो है आपको क्या करना चाहिए, लिस्टिंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या है इसकी डिमांड और क्या है इसका फिलहाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो फ्रेंड्स फिलहाल 10 तारीख को यहाँ पे 66 रुपए का जो हाई प्राइस बैंड है और उसके साथ 37 रुपीज का यहाँ पे जीएमपी है, यानी कि करीब करीब 56% का जीएमपी यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट में दिख रहा है, जिसके साथ आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकने की संभावना हो सकती है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीएमपी फ्लैश आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट भी उस समय उस दिन क्या होता है वो भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर 50% के आसपास हैं तो कुछ न कुछ उसके नीचे ही लिस्टिंग होने की संभावना रहेगी। अब फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टॉक को होल्ड करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उसके लिए आपको कुछ जो है पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स पैट मार्जिन की बात करें तो पिछले 3 साल की जो पैट मार्जिन है उसमें लगातार सुधार हो रहा है, 2.29%, 2.5%, 6.5%, और ये FY24 का H1 का ये मार्जिन है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रही है। फ्रेंड्स जहां तक ROCE की बात है तो वो लास्ट 3 इयर्स का आप यहां पे देख सकते हैं, 12%, 12.64%, 24%, एंड देन ये 6 मंथ का है 11.54%। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज EPS कंपनी का रहा है 4.82, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो रहा है लास्ट 3 इयर्स का 26% रहा। फ्रेंड्स जहां तक प्रश्न है प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो प्री IPO में ये 2.66 है प्राइस टू बुक वैल्यू, और ये है 24.85 का इसका NAV, और IPO के बाद ये हो जाएगा 1.85, और इसकी जो NAV होगी वो होगी 35.71 IPO के बाद। और IPO की जो यहाँ पे जो शेयर है आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो 12 पर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो इशू है फ्रेंड्स, ये एक रीजनेबल तरीके से ये लाया गया है, ना ही बहुत ज़्यादा ये महंगा है और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोटर्स ने यहाँ पर ये इशू लाने की कोशिश की है कि कुछ कुछ उनके लिए भी है और कुछ कुछ जो नए निवेशक हैं, नए जो शेयर होल्डर बनेंगे उनके लिए भी रहेगा। तो फ्रेंड्स 2 तरीके से आप सोच सकते हैं। फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्मॉल लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन करके निकल करके आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी राय। बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन ये इसको एजुकेशन के पर्पस से ही समझिए, कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनके सलाह पर ही कोई एक्शन लेने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।